नमस्कार प्रिय साथियों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में स्वागत है। और आप सभी लोग अपनी आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के तहत लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच, जिसमें हम आपको ज्योग्राफी करा रहे हैं। और ये हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, उसका अध्याय नंबर 2 है। और इससे पहले हमने अध्याय नंबर 1 कर लिया है, जिसका नाम था पर्यावरण। जो बच्चे आज नए देख रहे हैं, आप उसको वहाँ से एक वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आज अपने टॉपिक को शुरू करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। और इससे पहले हमारी एक क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हो चुकी है, जो नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के अध्याय को। देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर, तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या चीजें हैं, हमारी पृथ्वी किससे बनी हुई है, या आपने कभी विचार किया होगा या नहीं किया होगा, तो आप हम इसमें बताएंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील है। गतिशील मतलब हमने इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी, तो हमने उसमें बताया था कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वही पृथ्वी की गतिशीलता रूप होता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, परिक्रमा करती है, तो जब आप ये जानते हैं, इसमें बताया गया, तो आपने ये कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो वही इसमें बताया गया है। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। कैसा ग्रह? गतिशील ग्रह। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर और बाहर निरंतर क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। आप देखते होंगे पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, स्थलाकृतियां मैदान हो गए, पठार हो गए, पहाड़ हो गए, तो ये स्थलाकृतियां जो आपके पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, वो स्थलाकृतियां पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो वही उन्होंने कहा है कि इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है, रहता है। अब जिस पर्वत बना, फिर उसका अपरदन हुआ, फिर वो उसका पठार मैदान ऐसे बनते हुए, और वो सागर में जाकर निक्षेप होता है नदियों के द्वारा। जो अवसाद जो भी होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, अवसाद होते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं उनको, वो बहते हुए नदियों के साथ या हवा के साथ, वो जहाँ निचले स्थान होते हैं, ऊपर से निचले स्थान पर होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जमाव हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? वो पृथ्वी का ऊपरी सतह में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आपने विचार किया होगा। अगर विचार नहीं किया होगा तो हम इनको जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग, आपको आपके स्क्रीन पर ये आपको पृथ्वी दिख रही है। और ये पृथ्वी का जो ऊपरी पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये क्या है? परपटी। जो एक पतली परत होती है, जो खनिज पदार्थों, चट्टानों के ऊपर जो पतली परत होती है, वो हमारी परपटी होती है, ऊपरी पृष्ठ बोलते हैं। अब जो आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, तो इतनी चीज समझनी है। देखिए, ये ऊपरी भाग है ना, ये यहाँ तक, ये इसमें स्थल मंडल बताया गया है। स्थल मंडल, जिस पर हम सब लोग, आप लोग रहते हैं। और स्थल मंडल के नीचे इसमें एक चीज इसमें दिखाई नहीं गई है। स्थल मंडल के नीचे होता है दुर्बलता मंडल, जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। उस एस्थेनोस्फेयर में जो भी गतिविधियां होती हैं, जिसमें हमने पहले बताया था कि संवहनी धाराएं, जो आर्थर होम्स ने दी थी उसकी संकल्पना सन 1929 ईस्वी में। तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की जो एस्थेनोस्फेयर में जो संवहनी धारा, वो चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है वो। और जब वो चलती रहती हैं, तो पृथ्वी का जो प्लेटें होती हैं, वो आपस में गति करती हैं, आपस की तरफ आती हैं और आपस से दूर जाती हैं। इस वजह से पृथ्वी के अंदर का जो भी लावा है, मैग्मा है, वो बाहर निकलता है। जब प्लेटें टकराती हैं, तो बलन पड़ता है। और जब ये बलन की क्रिया किसी बड़े क्षेत्र पर होती है, हजारों किलोमीटर क्षेत्र पर होती है,
उसे हम वार्पिंग बोलते हैं। तो इस चीज़ हम सारी हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इसमें जो बताया गया हम उसके अनुसार बता रहे हैं। ये जो स्थल मंडल है, जो आपको जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये स्थल मंडल के नीचे ये आपका स्तनोस्फीयर होता है, सब बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल है ना। तो जो भी संबंधित धारा होती है वो इसी में चलती है, और इसका तापमान अधिक होता है। क्यों होता है तापमान? क्योंकि यहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा, इनकी द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वो ऊर्जा को छोड़ते हैं, इसलिए इस मंडल में तापमान अधिक होता है। इसलिए यहाँ मैग्मा बनता है। जो भी चट्टान, जो भी अवसाद नीचे की तरफ आता है, जिसका घनत्व अधिक होता है, वो नीचे की तरफ आता है, और वो पिघल करके मेवा बनता है, और फिर वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, वही इसमें बताया गया है। और इस दुर्बलता मंडल के नीचे, दुर्बलता मंडल है यहाँ से लेके, यहाँ से और इसके बीच में क्या है, मेंटल, बीच वाला भाग। और इसके बीच में जो एक परत पाई गई है, ये क्रोड मेटल सीमा है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्रोड मेंटल सीमा है। और यहाँ से क्रोड मेंटल सीमा से लेके यहाँ तक, ये केंद्र तक क्या है, बाह्य क्रोड। ऊपर बाह्य क्रोड है, और नीचे जो केंद्र में है, ये यहाँ पर केंद्र में ये क्या है, आंतरिक क्रोड। और ये जो है, ये क्या है, बाह्य क्रोड। तो ये चीज उन्होंने बताई है। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या आप जानते हैं कि विश्व की गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। कितनी? 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियरिंग 6 किलोमीटर, जो इंजीनियर लोग हैं वो 6 किलोमीटर गहराई तक इसको खोद चुके हैं, समझ सकते हैं। पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी का केंद्र वहां तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। क्या इतना खोद पाना संभव है? जो बिल्कुल असंभव है। क्योंकि अगर हम 1 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो 15 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, औसतन 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब हर 1 किलोमीटर पर हम अंदर घुसेंगे, जमीन में जाएंगे, तो वो तापमान बढ़ता रहेगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तापमान बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ तक क्या इतने तापमान में इस खदान को खोदना असंभव होगा? नहीं होगा। वही उन्होंने बात बताई है। अब हम इसको देख लेते हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग में क्या क्या है, जो हमने आपको भी बता दिया। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। जैसे आपने प्याज देखी होगी, आप जैसे प्याज को काटते हैं तो उसमें परतें से बनी होती हैं, तो वैसे ही आपकी पृथ्वी की परतें हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सतह है, इसकी सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्या बोलते हैं? परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। कितनी? सबसे पतली परत। यह महाद्वीपीय साहित्य में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अब मैं इस बात को थोड़ा यहाँ बता दूं। यहाँ पर देखिए, ये चित्र देखा इन्होंने। देखिए, महाद्वीपीय परपटी, जो महाद्वीप भाग है, महाद्वीप में आपके पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए। और महासागरीय परपटी मतलब जिसके ऊपर समुद्र सागर वगैरह हो गए, तो उनकी बात कही गई है। तो ये जो आपको ये महासागरीय जो परपटी है, ये वाली, ये पीली पीली आपको दिख रही है, ये वाली, ये इसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। उसके ऊपर क्या है? सागर है। और ये कितनी है? 35। ये इन्होंने 35 बताई है ना।
ये उन्होंने 35 किलोमीटर गहरी बताई है पृथ्वी की सतह से। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कितना पतला सा भाग, इसके ऊपर सागर है, तो ऐसे क्षेत्र में तो ज्वालामुखी क्रिया तीव्र गति से होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी पतली परत है। और ये महाद्वीपीय परत देखिए, परपटी कितनी मोटाई है, 35 से लेकर 70 किलोमीटर तक गहराई होती है इसकी, लेकिन यहाँ पर 35 बताया गया है क्योंकि यहाँ इन्होंने नॉर्मल सतह ली हुई है। अगर आप पहाड़ी इलाका में जाएंगे, जब पर्वत है वहां पर 70 किलोमीटर गहराई तक ये परपटी का हिस्सा होता है आपके पृथ्वी का। तो यही बात उन्होंने कही है। अब देखिए, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिना जैसे खनिजों से बनी है। जो महाद्वीपीय सतह है वो किससे, सिलिका एवं एल्युमिना जिस खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल यानी सियाल बोलते हैं, यानी सी को बोलते हैं इन्होंने सिलिका, तथा एल को बोला है यहाँ पे एल्युमिना, सियाल, सिलिका तथा एल्युमिनियम। तो सिलिका तथा एल्युमिना कहा जाता है इसको, सीएल को। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। ये वाली, ये परपटी किससे बनी है, सिलिका तथा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है उससे। तो ये सिलिका तथा मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सिमे सिमे सी मान सिलिका तथा मे मान मैग्नीशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिमे। वैसे तो हम इसे बोलते हैं स्याल सीमा निफे। याद करने का तरीका अलग है, आप जैसे चाहो वैसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यही भूल जाते हैं कि कौन सी परत किस धातु की बनी हुई है, कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, ये भूल जाते हैं। तो सियाल सीएल बोला यहाँ पर। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, सीएल। और महासागरी में सीमे। ये बात हो गई। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। अब देखिए ये इसमें दिखाया गया है चित्र में, ये रहा परपटी नीचे क्या है, ये ठीक नीचे मेंटल है, जिसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर तक, है ना। तो जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है मेंटल, इसकी सबसे आंतरिक परत को, आंतरिक परत है वो क्या है, क्रोड है, किसकी, पृथ्वी की आंतरिक परत सबसे क्या है, क्रोड। ये बात है। अब इसमें देखेंगे जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, क्रोड की 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, क्रूड किसकी, निकेल एवं लोहे की, जिसे हम निफे भी बोल देते हैं, इफे यानी नि से निकेल, फे से फेरस, इसे निफे कहते हैं। यह केंद्रीय क्रूड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। मैंने कहा जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं केंद्रीय तरफ, वो पृथ्वी के तापमान और दाब में अंतर होता है। तो इन चीजों के बारे में हम ज्यादा जानकारी जब लेंगे के बारे में, तो इसका एक विस्तार से एक अलग टॉपिक होगा, उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एनसीईआरटी में है, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, और उससे हमने कुछ एक्स्ट्रा ही आपको नॉलेज दे दी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, एक एक शब्द को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो चलिए चलते हैं हम आगे। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। आप इसे नोट कर सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट शब्द है। भविष्य में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, जब भी आप आईएएस के एग्जाम देने जाएंगे या कोई और एग्जाम देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, यह बहुतों को नहीं पता होगा। तो एनसीईआरटी हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, जो जानकारी हमें एडवांस में भी नहीं मिलती वो हम अपने एनसीईआरटी में ले लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के जो आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, ऊपरी पृष्ठ, 84% मेंटल है एवं 15% हिस्सा क्रोड है। कितनी इंपोर्टेंट शब्द है।
पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। सही है। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आप पीवाईक्यू देख रहे होंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके ज्योग्राफी जो हम आपको एनसीईआरटी के थ्रू हम करा रहे हैं वो पूरा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके जो प्री एग्जाम का जो बड़ा पोर्शन होगा वो बहुत बड़ा तैयार हो जाएगा, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। अब देखिए, सेल एवं खनिज, या सेल को हम चट्टाने भी बोलते हैं, सेल को हम चट्टान भी बोलते हैं। तो सेल एवं खनिज, इनके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी है वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ जो होते हैं उसके किसी भी प्राकृतिक पिंड को, प्राकृतिक पिंड की बात हो रही है, देखिए इसकी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। तो मानव का कोई योगदान नहीं होता, वो पिंड प्राकृतिक होते हैं, तो उनको सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं, है ना। जो चट्टान है, जो सेल है, मेरे विभिन्न आकार की हो सकती है, विभिन्न रंग की हो सकती है, और उनमें जो गठन होगा विभिन्न तरह का हो सकता है। समानांतर, क्षैतिज, समानांतर चट्टाने सेल, क्षैतिज चट्टाने सेल, है ना। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं और भी पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, मुख्य रूप से सेल तीन प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से सेल कितनी? तीन तरह की होती है। देखिए, आग्नेय, जिसको हम इग्नियस बोलते हैं। आग्नेय क्या बोलते हैं? आग्नेय को हम इग्नियस बोलते हैं, है ना। ये होगी हमारी आग्नेय, इग्नियस। अवसादी, जैसे हम सेडिमेंट्री बोलते हैं, अवसादी चट्टान या अवसादी सेल, जैसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। अब तीसरी जो होती है हमारी कायांतरित, जिसे हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं कायांतरित को। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको। और ये सेल है, चट्टान है, इनको आप लिख लीजिए। आपकी आग्नेय हो गई, आपकी अवसादी हो गई सेडिमेंट्री, आपकी कायांतरित हो गई। तो ये चट्टाने पृथ्वी की हैं। अब जैसे देखिए, जैसे पृथ्वी के अंदर से जैसे लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी की क्रिया के माध्यम से, जब लावा बाहर निकलता है तो क्या होता है? वो लावा पृथ्वी के पृष्ठ पर आता है, वो ठंडा होता है, तो वो आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण करती है। वही लावा वो कठोर भाग हो जाएगा उसका, वो आग्नेय चट्टान बन जाएगा, सेल बन जाएगा। अब जब उसका सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उसमें क्रैक पड़ेगी, फिर सिकुड़न होगा उसका, फैलाव सिकुड़न, प्रसार सिकुड़न होगा। ऐसे करके क्या होता है, वो अवसाद चट्टानें क्रैक हो जाती, टूट जाती हैं। जब वो टूट जाती है, तो टूट करके क्या होता है, जैसे हवा चल रही है या वहां से कोई नदी बह रही है, उसके माध्यम से एक स्थान से लुढ़कते लुढ़कते उनके कण छोटे होते जाते हैं, और छोटे होते होते एक जगह से दूसरी जगह वो जम जाते हैं, निक्षिप्त हो जाते हैं। तो वो बन जाता है हमारी वहां पर क्या, अब शादी सेडिमेंट्री शेल बन जाती है वहां पर। समझ रहे हैं ना आप? इसी तरह से कायांतरित सेल बनती है इसके आगे। तो तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो वो हमारे कायांतरित सेल में चेंज हो जाती है। तो ये थी इसकी अवस्थाएं। अब इसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं हम। देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। मैग्मा निकलता किससे? ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। किनको? आग्नेय सेल को। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, शब्द इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपका इंपॉर्टेंट है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल और बाहिर्भेदी सेल। देखिए, अब हम आपको इसमें आगे बताएंगे। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं आप?
वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। द्रवित तरल अवस्था में आग की तरह लाल जो बाहर निकलता है वो क्या है, वही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलेगा, एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल से बाहर निकलेगा, वो पृथ्वी की सतह पर आकर के जमने लगेगा। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तेजी से ठंडा होता है ये। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल, क्या, परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी यानी आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्भेदी या आग्नेय सेल कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बाहर बन रहा है, पृथ्वी के ऊपर बन रहा है, इसलिए इसको बहिर्भेदी कहा है और इसी को आग्नेय सेल कहा है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इनकी उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार है ना, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। देखिए, बेसाल्ट यानी दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट सेलों से ही बना है, दक्कन का पठार इसी का उदाहरण है। अब देखिए, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपृष्ठ के अंदर, भूपृष्ठ है पृथ्वी सतह, उसके अंदर, तो भूपृष्ठ के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता, मतलब वो अंदर ही ठंडा हो गया, बाहर नहीं निकला। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो जो लावा पृथ्वी के बाहर नहीं निकल पाया, वो अंदर ही ठंडा हो गया निकलने से पहले ही, तो वहां पर जो सेल बनेगी उसको क्या बोला है? अंतर्भेदी यानी आग्नेय सेल, अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोलेंगे इसे। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा? बड़ा दाना बन जाएगा, पत्थर टाइप में, बड़ा पत्थर। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। जो ग्रेनाइट है किसका? एक ऐसे ही चट्टान का उदाहरण है। देखिए, लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए, मसाले का हम चूर्ण बनाते हैं या हम दाल की लेई बनाते हैं, तो लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। हमें सिलबट्टा जो यूज करते हैं उसकी बात हो रही है, मसाले पीसने के लिए। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। सेल क्या करती है? लुढ़क लुढ़क कर, जैसे पहले टूटेगी, लुढ़क कर, टकरा कर, एक दूसरे पर टकरा करके छोटे छोटे महीन कणों में बदल जाती है। तो छोटे कणों को अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं इनको। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिए जाते हैं। इन अवसादों को हवा के द्वारा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करके जमा कर दिए जाते हैं सेलों को। आई होप आपको हमारी यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए, जिससे क्या हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी। अब देखते हैं आगे, ये अधड़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं, है ना। ये अवसाद है, मतलब अधड़, मतलब ये दृढ़ नहीं है, कठोर नहीं है। तो ये अधड़ अवसाद दब करके एवं कठोर होकर के, जब दबेंगे तो कठोर होंगे, भाई दबने से दबाव तो बढ़ेगा, उनमें कठोर, तो कठोर होंगे, तो कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। उदाहरण के लिए बलुआ, देखिए एग्जाम्पल के लिए बलुआ, बलुआ पत्थर है ना, रेत के दानों से बनता है। जो बलुआ पत्थर देखते हैं आप, वो किससे बनता है? रेत के दानों से बनता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके, जब आप हिस्ट्री में जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो ये शब्द आपके काम आएंगे। तो इसमें एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से, एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ है, उनमें लिंक है। इसीलिए हम आपको ये चीज करा रहे हैं, क्योंकि आपकी समझ अच्छी बन जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। आगे की जो भी आप क्लास पढ़ेंगे, जो भी विषय पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को आप वहाँ पर जोड़ पाएंगे। जब चीज़ आपको ये वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगी, आप
वो समझ पाएंगे। इन चीज़ों को आप वहाँ पर पहली बार नहीं पढ़ेंगे, वो उससे पहले भी आप एक दो बार यहाँ पढ़ चुके हैं। इसलिए हम आपको ये करा रहे हैं कि सच्चिदानंद आईएएस आपको ये सब कुछ इसलिए करा रहा है क्योंकि आपकी बेसिक समझ बढ़े और आपकी एग्जाम अच्छी तरीका से क्वालिफाई हो। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे। इतना तो आपका दायित्व बनता है। जब हमारा इतना दायित्व बनता है तो आप लोगों का भी इतना ही दायित्व बनता है। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इन सेलों में पौधे, किसमें, अवसादी सेल है ना, तो इन अवसादी सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जो इन सेलों पर कभी भी ये जीव रहे हों या पेड़ पौधे रहे हों, तो वो जब दब जाते हैं उनके अंदर तो वो क्या बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं। अब देखिए, आग्नेय एवं अवसादी सेल, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप, समझिए मेरी बात को, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एवं दाब, प्रेशर के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। मतलब फिर जो अवसादी चट्टान है इनके ऊपर दाब पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा, दाब और तापमान बढ़ने से ये कायांतरित सेलों में चेंज हो जाती हैं, है ना। तभी तो ये जो रेत के दानों से ये बलुआ पत्थर बनता है। तभी तो चौक जो आप चूना बोलते हैं उससे संगमरमर बन जाता है। वो क्या होती है संगमरमर, वो आपकी कायांतरित सेल का उदाहरण होता है, वो का भाग होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी किसमें बदल जाती है, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। देख लीजिए, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा। जो संगमरमर का पत्थर आपने देखा होगा महंगा होता है, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाएगी। तो ये क्या है, तापमान दाब के कारण हो रहा है। अब देखिए इसमें एक चित्र दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। देखिए, कायांतरित सेल में परिवर्तित अपसादी सेल, जो अपसादी सेल है ना ये आपको दिख रही है, ये किस में चेंज हो रही है, ये कायांतरित सेल में चेंज हो रही है। मेटामॉर्फिक बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए शब्दावली देख लीजिए, यदि आपको ना पता हो, पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो उसे जान लीजिए। देखिए जीवाश्म, जीवाश्म क्या होता है, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेल की जो परत होती है उनके अंदर जो दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेष जो होते हैं उसके अंदर, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये शब्दावली इसको थोड़ा नोट कर लेंगे, शब्द की उत्पत्ति। तो अगर आप जब किसी मेंस आंसर राइटिंग करते हैं कहीं पर भी, या कुछ लिखते हैं या कहीं पर अपने विचारों को बताते हैं किसी को, तो आप इन शब्द को अगर एक बार यूज कर देते हैं तो आपका वो थोड़ा अच्छा प्रदर्शन हो जाता है। अब देखिए इग्नियस है ना, इग्नियस को देखेंगे, ये लेटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, हाँ ये किसका शब्द है, लेटिन शब्द है। सेडिमेंट्री, लेटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर, है ना। मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। मेटामॉर्फोस, ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, चेंजेस होना। तो यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सेल चट्टान है किसके लिए, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, जो कठोर जो सेल होती हैं, जो कायांतरित सेल होती हैं कठोर होती हैं, उनका उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग, आपके कठोर सेलों का उपयोग, है ना। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, आप करते होंगे।
उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू बोलते हैं उसको, चिविड्डी बोलते हैं, स्टापू या किटकिट, है ना। 5 पत्थर जो गिट्टी, जो पचकुटा बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं जो गांव में खेलते हैं वो। आज आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें जो पत्थर से खेली जाती हो। आगे देखेंगे, आओ कुछ करके सीखें। देखिए, अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए कि वे किन शैलों से बनी है। 2 चित्र आपको, आपके लिए एकत्र किए गए हैं यहाँ पर। देखिए, एक चित्र है आपका ये लाल किला, है ना। आपका एक चित्र क्या है, लाल किला। तो आपका एक चित्र लाल किला है जो किससे बना है, बलुआ पत्थर से बना है, बलुआ पत्थर से लाल किला, है ना, आपके दिल्ली में है। तो जो लाल बलुआ पत्थर है, जो धड़ किसका है, कायांतरित शिल का, मोटामॉर्फिक। अब देखिए इधर, जो आपका ताजमहल है, ये ये किसका बना है, सफेद संगमरमर से बना है, सफेद संगमरमर से बना है ये आपका, ये ताजमहल जो आगरा में है। तो ये उदाहरण आपको दो दिए गए हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे, और आप आसपास की चीजें देख सकते हैं। आपके जो आसपास की जो चीजें हैं आप वहां देख सकते हैं और अनुमान कर सकते हैं कि किसका बना हो सकता है, ब्लू पत्थर का है या संगमरमर का है। और वो जो अवसाद है, चट्टान है, वो किसका रूप है, कायांतरित का है क्या किसी और का है। तो ये सारी चीज आप खुद सोच सकते हैं। अब देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। चक्रीय रेखा, जो सेल जो बनती है ना, एक चक्र होता है ना। देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में, कोई निश्चित दिशा, है ना, कई निश्चित दिशाएं, क्या बोलेंगे ने स्थिति। तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्री तरीकों से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आई होप आपको सेल चक्र समझ में आ गया होगा ना? सेल चक्र तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेल चक्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये चीज आप जान चुके हैं, ये चीज आपको जान चुके हैं कि जो जो आपका जो द्रवित मैग्मा है वो बाहर निकलेगा, और वो जब ठंडा होगा ठोस सेल बनेगा, ठोस चट्टान बनेगा। तो वो किसका रूप होगा, आग्नेय सेल का रूप होगा। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। आग्नेय चट्टान है, उनका टूटन फूटन होगा। जब टूट टूट करके छोटे छोटे कण बन जाएंगे, फिर वो क्या होगा, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाएंगे। जहां पर भी जमा होंगे उनको अब वहां पर क्या बनाएंगे, वो अवसादी सेल का निर्माण करेंगे, है ना। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अवसादी सेल में किस बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं कायांतरित सेल में। इसके कारण, ताप एवं दाब के कारण। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाते हैं। अत्यधिक, अब जो देखिए अवसादी सेल बना वहां से, आग्नेय सेल से अवसादी सेल बना। अब अवसादी सेल पर ताप और दाब बढ़ा, फिर वो कायांतरित सेल बना। अब जब जब कायांतरित सेल में ताप दाब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ये फिर पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। यही चक्र ये चलता रहता है, ये चक्र ये चलता रहता है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी बातें। तो आप विचार लगा सकते हैं, इसमें कोई चीज़ रटने की नहीं है, कोई चीज़ इसमें रट्टू मारने वाली है नहीं है, सारी चीज़ समझने वाली है। अब ये देखिए, यहाँ से मैग्मा निकला बाहर, हमारी पृथ्वी पर जो मैग्मा है वो दुर्बलता मंडल एस्टेनोस्फेयर से निकला बाहर, है ना। ये बाहर निकला, देखो ये मैग्मा निकल रहा है बाहर, ये है ना। और मैग्मा बाहर निकल के ये जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, और ये बन गया आग्नेय चट्टान का रूप हो गया। जब आग्नेय चट्टान में टूटन फूटन हुई, तो टूटन फूटन होती किससे है? सूर्य के प्रकाश से होती है ना। वहां पर जो वनस्पति होती है वो वहां से हट जाए, या वहां से नदियां बह रही हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे क्या होता है कि ये टूटन फूटन होता है। फिर ये एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पर जमना स्टार्ट हो जाती है। टूटन फूटन होगा, इसे हम बोलते हैं अपर्दन की क्रिया, है ना। जहाँ जमा होगा उसे हम बोलते हैं निक्षेपण। तो यहाँ से टूटन फूटन होगा, फिर ये यहाँ पर स्थानांतरण होकर के जमेगी, है ना, आग्नेय बन जाएगा ये। एक मिनट थोड़ा रुकेंगे। जैसे यहाँ से मैग्मा बाहर निकला, पृथ्वी की सतह पर आया, पृथ्वी की सतह पर जैसे मैग्मा ये बाहर निकल रहा है ये, तो ठंडा होकर के ये आग्नेय सेल का रूप ले लेगा। ठंडा होकर फिर ये हमारा आग्नेय सेल इस तरह का बन जाता है। यही द्रवित मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, कठोर हो जाता है, इस तरह से हमारा बन जाता है आग्नेय सेल मैग्मा का। जब ये मैग्मा का आग्नेय सेल बनेगा, तो उस पर बाह्य क्रिया, कुछ आंतरिक क्रिया भी होती है ना। तो इनके माध्यम से ये इनका अवसाद का तलछट होगा, मतलब ये थोड़े ये है ना, ये आग्नेय सेल इनका टूट फूट हो जाएगा, मतलब विखंडन हो जाएगा। तो इस तरह का अवसाद बन जाएंगे ये अवसाद। अब अवसाद आपस में टकराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये इनका स्थानांतरण होता है, आपस में टकराते हैं, तो टकरा टकरा करके ये इनके कण हो जाते हैं महीन। तब ये जब ये इनके कण महीन हो जाते हैं, तो जहां भी इनका निक्षेपण होता है, जवाब होता है, तो वहां पर ये एक अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, अवसादी सेल का। अब इन अवसादी सेल पर ताप और दाब बढ़ेगा इन पर, तो ये अवसादी सेल चेंज हो जाते हैं किसमें? कायांतरित सेल में, इसमें। इसका हम यूज करते हैं संगमरमर में, हम यूज करते हैं स्लेट में, क्या यूज करते हैं बलुआ पत्थर में। किसका? कायांतरित सेल का। अब इन कायांतरित सेल में फिर ताप और दाब बढ़ता है, तो फिर मेगा बनता है, और फिर मेगा बनकर के फिर पृथ्वी के बाहर निकलता है। यही चक्र चलता रहता है, यही चक्र चलता रहता है। इतनी सी इसमें बात समझाई गई है। और इनके बारे में विस्तार से हम जब पढ़ेंगे, जो भी आपके आने वाली जो क्लासेज आपकी होगी, उनमें हम इनमें डिटेल से पढ़ेंगे चीज़ों को। तो ये आपका हो गया चैप्टर फिनिश, थोड़ा रह गया है 2 मिनट का और। अब देखिए कुछ आओ करके कुछ सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? विचार करिए, आपके राज्य में जहां भी आप रहते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। चाहो तो ये आप प्रैक्टिकल के लिए कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब देखिए, तेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। तेल है ये किससे? विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, है ना। कैसे? प्राकृतिक रूप में जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये खनिज है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। इनका, खनिजों का। अब बात आ रही खनिजों की, सेल की हमने बात कर ली, है ना। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं, और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, वो किसी मानव ने तो बनाए नहीं है, वो नेचुरली हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है चीजों का।
खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे आपका कोयला है, ये भी खनिज है। इनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इनका मिश्रण होता है, तो ये मानव के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ खनिजों का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे आपका कोयला होगा, ये कोयला को हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, इनको हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, यानी कि इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी। बड़े एक एक चीज को बड़े अच्छे से बताया है, और आपको समझाने के लिए हमें अगर यहाँ से बाहर की बातें बतानी पड़े एनसीईआरटी के बाहर से, तो हमने वो भी बताई है, क्योंकि आपके समझ में आ जाए इसलिए। तो ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट था। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। आज का हमारा अध्याय फिनिश हुआ, और आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए, और तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।